नमस्कार। हाथ से जिंदगी के ढांचे को बदलने की कितनी ताकत रखते हैं, इसका सही अंदाजा उनकी खबर पढ़ने सुनने वालों को कभी नहीं हो सकती। एक सुबह पापा अच्छे खासे ऑफिस गए और फिर उनका मृत शरीर ही वापस लौटा। सिर्फ 47 साल की उम्र में दिल के दौरे से उनकी असामयिक मौत ने हम सबको बुरी तरह से हिला दिया था। मेरी घर गृहस्थी की नाव अब कैसे पार लगेगी, इस सवाल से उपजी चिंता और डर के प्रभाव में माँ दिन रात आंसू बहाती। मैं हूँ ना माँ, उनके आंसू पोंछकर मैं बराबर उनका हौसला बढ़ाती। पापा की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। मुकेश मामा जी ने हमें आश्वासन दिया। मेरे होते हुए तुम लोगों को भविष्य की ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। संगीता ने बीकॉम कर लिया है, उसकी नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझसे 2 साल छोटे मेरे भाई राजीव ने मेरा हाथ पकड़कर वादा किया, दीदी आप खुद को कभी अकेली मत समझना। अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही मैं आपका सबसे मजबूत सहारा बन जाऊंगा। राजीव ने 3 साल छोटी शिखा की आंखों से आंसू तो ज़्यादा नहीं बहे, पर वो सबसे ज़्यादा उदास, भयभीत और असुरक्षित नजर आ रही थी। मोहित मेरा सहपाठी था, उसके साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने मैं पिछले 3 साल से देख रही थी। इस कठिन समय में उसने मेरा बहुत साथ दिया। संगीता, तुम सबको बेटा बनकर दिखा दो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाएंगे। हमारा प्रेम तुम्हारी शक्ति बनेगा। मोहित के ऐसे शब्दों ने इस कठिन समय का सामना करने की ताकत मेरे अंग अंग में भर दी थी। परिवर्तन जिंदगी का नियम है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। जिंदगी की चुनौतियों ने पापा की असामयिक मौत के सदमे से उबरने के लिए हम सभी को मजबूर कर दिया। मामा जी ने भाग दौड़ कर मेरी नौकरी लगवा दी। मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया तो सब रिश्तेदारों व परिचितों ने बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि हमारी बिगड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। मेरी गुड़िया का एमबीए करने का सपना अधूरा रह गया। तेरे पापा तुझे कितनी ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे और आज इतनी छोटी सी नौकरी करने जा रही है मेरी बेटी। पहले दिन मुझे घर से विदा करते हुए माँ अचानक फूट फूट कर रो पड़ी थी। माँ, एमबीए मैं बाद में भी कर सकती हूँ, अभी मुझे राजीव और शिखा के भविष्य को संभालना है। तुम रो रो कर मेरा मनोबल कम ना करो प्लीज। उनका माथा चूमकर मैं घर से बाहर आ गई, नहीं तो वो मेरे आंसुओं को देखकर और ज़्यादा परेशान होती। लेकिन मोहित और मैंने साथ साथ ग्रेजुएशन किया था। उसने एमबीए में प्रवेश लिया तो मैं बहुत खुश हुई। अपने प्रेमी की सफलता में मैं अपनी सफलता देख रही थी। मन के किसी कोने में उठी टीस को मैंने उदासी मुस्कानों होठों पर लाकर बहुत गहरा दफन कर दिया था। पापा के समय 20,000 रुपये हर महीने घर में आते थे। मेरी कमाई के 8,000 में घर खर्च पूरा पड़ ही नहीं सकता था। फ्लैट की किस्त, राजीव व शिखा की फीस, माँ की हमेशा बनी रहने वाली खांसी के इलाज का खर्च आर्थिक तंगी को और ज़्यादा बढ़ाता। अगर बैंक से यूँ ही हर महीने पैसे निकलते रहे तो कैसे कर पाऊंगी मैं दोनों बेटियों की इज्जत से शादियाँ। हमें अपने खर्चों में कटौती करनी ही पड़ेगी। माँ का रात दिन का ऐसा रोना अच्छा तो नहीं लगता था,
पर उनकी बात भी तो ठीक ही थी। फल, दूध, कपड़े सबसे पहले खरीदने कम किए गए। मौज मस्ती के नाम पर कोई खर्चा नहीं होता था। माँ ने काम वाली को हटा दिया था। हॉस्टल में रह रहे राजीव का जेब खर्च कम हो गया। इन कटौतियों का एक असर यह हुआ कि घर का हर सदस्य अजीब से तनाव का शिकार बना रहने लगा। आपस में कड़वा तीखा बोलने की घटनाएं बढ़ गईं। कोई बदली परिस्थितियों के खिलाफ शिकायत करता तो माँ घंटों रोती। मेरा मन कभी कभी बेहद उदास होकर निराशा का शिकार बन जाता। हिम्मत मत छोड़ो संगीता, वक्त जरूर बदलेगा और मैं तुम्हारे पास ना भी रहूं पर साथ तो हूं ना। तुम बेकार की टेंशन लेना छोड़ दो। मोहित का यूं समझाना कम से कम अस्थायी तौर पर तो मेरे अंदर जीने का नया जोश जरूर भर जाता था। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मैं जी जान से जुटी रही और परिवर्तन का नियम एक एक कर मेरी आशाओं को चकनाचूर करता चला गया। बीटेक की डिग्री पाने के बाद राजीव को स्कॉलरशिप मिली और वो एमटेक करने के लिए विदेश चला गया। संगीता दीदी, थोड़ा सा इंतजार और कर लो बस, फिर धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और मैं आपकी सब जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लूँगा। अपना कैरियर बेहतर बनाने का यह मौका मैं चूकना नहीं चाहता हूँ। राजीव की खुशी में खुश होते हुए मैंने उसे अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी थी। राजीव के हम इस फैसले से माँ की आंखों में चिंता के भाव और ज़्यादा गहरे हो उठे। वो मेरी शादी फौरन करने की इच्छुक थी। उम्र के वे 25 साल पूरे कर चुकी बेटी को वो ससुराल भेजना चाहती थी, लेकिन मोहित ने राजीव को पीठ पीछे काफ़ी भला बुरा कहा था। उसे यहाँ अच्छी नौकरी मिल रही थी। वो लगन और मेहनत से काम करता तो आजकल अच्छी कंपनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती। मुझे उसका स्वार्थीपन फूटी आंख नहीं भाया। मोहित के तेज गुस्से को शांत करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। माँ कभी कभी कहती कि मैं शादी कर लूँ, पर यह मुझे स्वीकार नहीं था। माँ, तुम बीमार रहती हो, शिखा की कॉलेज की पढ़ाई अभी अधूरी है, यह सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़कर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। मेरी इस दलील ने माँ के मुंह पर तो ताला लगाया, पर उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को नहीं रोक पाए। एमबीए करने के बाद मोहित को जल्दी ही नौकरी मिल गई थी। उसने पहली नौकरी से 2 साल का अनुभव प्राप्त किया और इस अनुभव के बल पर उसे दूसरी नौकरी मुंबई में मिली। अपने माता पिता का वो इकलौता बेटा था। उन्हें भी पसंद थी, पर वो उसकी शादी अब फौरन करने की इच्छुक थी। मैं कैसे अभी शादी कर सकती थी? अभी मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई थी। मोहित मेरे ससुराल जाने पर अकेली माँ घर को संभाल नहीं पाएगी। बड़े दुखी मन से मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। संगीता, कब होगी तुम्हारी शादी, तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी? कब कहोगी तुम शादी के लिए हाँ? मेरा फैसला सुनकर मोहित नाराज हो उठा था। राजीव के वापस लौटने के बाद वो वापस नहीं लौटेगा। कोई भी इंजीनियर नहीं लौटता। मोहित ने मेरी बात को काट दिया। तुम्हारी माँ विदेश में जाकर बसने को तैयार होंगी? देखो, हम शादी कर लेते हैं। राजीव पर निर्भर रहकर तुम
समझदारी नहीं दिखा रही हो। हम मिलकर तुम्हारी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठा लेंगे। शादी के बाद मुझे माँ और छोटी बहन को छोड़कर तुम्हारे साथ मुंबई जाना पड़ेगा और यह कदम मैं फ़िलहाल नहीं उठा सकती। मेरा भाई मुझे धोखा नहीं देगा। मोहित, तुम थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो प्लीज़। मोहित ने मुझे बहुत समझाया, पर मैंने अपना फैसला नहीं बदला। माँ भी उसकी तरफ से बोली, पर मैं शादी करने को तैयार नहीं थी। मोहित अकेला मुंबई गया। मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ, पर इस कदम के साथ ही हमारे प्रेम संबंध के टूटने का बीज पड़ गया था। वक्त ने यह भी साबित कर दिया कि राजीव के बारे में मोहित की राय सही थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने वहीं नौकरी कर ली। वो हमसे मिलने भी आया, एक बड़ी रकम भी माँ को देकर गया, पर मेरी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लेने को वो तैयार नहीं हुआ। परिस्थितियों ने मुझे कठोर बना दिया था। मेरे आंसू ना मोहित ने देखे, ना राजीव ने। इनका सहारा छिन जाने से मैं खुद को कितनी अकेली और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। इसका एहसास मैंने उन दोनों को जरा भी नहीं होने दिया था। माँ रात दिन शादी के लिए शोर मचाती, पर मेरे अंदर शादी करने का सारा उत्साह मर गया था। कभी कोई रिश्ता मेरे लिए आ जाता तो माँ का शोर मचाना मेरे लिए सिरदर्द बन जाता। फिर रिश्ते आने बंद हो गए और हम माँ बेटी एक दूसरे से खिंची खिंची सी खामोश रह साथ साथ समय गुजारती थी। मैं 30 साल की हुई तब शिखा ने कंप्यूटर कोर्स करके अच्छी नौकरी पाली। शादी की सही उम्र तो उसी की थी। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। राजीव ने उसकी शादी का सारा खर्च उठाया। वो खुद भी शामिल हुआ। माँ ने शिखा को विदा करके बड़ी राहत महसूस की। राजीव ने जाने से पहले मुझे बता दिया कि वो अपनी एक सहयोगी लड़की से शादी करना चाहता है। शादी की तारीख 2 महीने बाद की है। उसने हम दोनों की टिकटें बुक करवा दी, पर मैं उसकी शादी में शामिल होने अमेरिका नहीं गई। माँ अकेली अमेरिका गई और कुछ सप्ताह बिताकर वापस लौटी। वो ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि बहू का व्यवहार उनके प्रति अधिक अच्छा नहीं रहा। माँ और मैं एक दूसरे को का ध्यान रखकर मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे। तुम बेटी की खुदगर्जी की रात दिन चर्चा करके अपना और मेरा दिमाग खराब करना बंद कर दो अब। मैंने समझाने पर एक रात माँ मुझसे लिपट कर खूब रोई, पर कमाल की बात यह है कि मेरी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपका। अब रुपए पैसे की बातें ज़िंदगी से कोई कम नहीं हो रही। मैंने गंगा और उसकी अपनी सुविधा के लिए किस्तों पर कार भी ले ली। हम दोनों अच्छा खाते पीते थे। मेरी शादी ना होने के कारण माँ अपना दुख दर्द लोगों को ज़्यादा कदा जब भी सुना देती। मैं सबको हंसती मुस्कुराती नजर आती, पर सिर्फ मैं ही जानती थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी नीरस और उबाऊ है। हर मशीन अंदाज में आगे खिसक रही थी। संगीता, तू किसी विदुर से, किसी तलाकशुदा आदमी से शादी कर ले। मैं नहीं रहूँगी। तब तेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी? माँ ने एक रात आंखों में आंसू भरकर मुझसे पुराना सवाल फिर से पूछा था। जिंदगी हर मोड़ में कट जाती थी। माँ, मैं अब खुश और संतुष्ट हूँ। जो तुम मेरी जिंदगी
जो तुमको मेरी चिंता करके दुखी होती हो, अब स्वीकार कर लो अब कि तुम्हारी कृपा बेटी, तुम्हारी बड़ी बेटी कुंवारी ही मरेगी। मैंने मुस्कुराते हुए उनका दुख दर्द हल्का करना चाहा। तेरे पिता की असामयिक मौत ने मुझे विधवा बनाया और तुझे उनकी जिम्मेदारी निभाने की यह सजा मिली कि तू बिना शादी किए ही विधवा सी जिंदगी जीने को मजबूर है। माँ फिर खूब रोई और मेरी आंखें उस रात भी सूनी रहीं। अपने भाई, छोटी बहन और पुराने प्रेमी की जिंदगियों में क्या घट रहा है यह सब जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अतीत की बहुत कुछ गली सड़ी यादें मेरे अंदर दबी जरूर पड़ी थी, पर उनके कारण मैं कभी दुखी नहीं होती थी। मेरी समस्या यह थी कि अपना वर्तमान नीरस स्वार्थहीन लगता और भविष्य को लेकर मेरे मन की मैं किसी तरह की आशा या उत्साह कतई नहीं बचा था। मैं सचमुच एक मशीन बनकर रह गई थी। जिंदगी में समय के साथ बदलाव आना तो अनिवार्य ही है। मेरी जिंदगी गुणवत्ता भी कपूर साहब के कारण बदली। कपूर साहब ऑफिस में मेरे सीनियर थे। अपने काम में वो बेहद कुशल, वो स्वभाव के अच्छे थे। एक शाम बरसात के कारण मुझसे अपनी चार्टर्ड बस छूट गई तो उन्होंने अपनी कार से मुझे घर तक की लिफ्ट दी थी। वो चाय पीने के लिए मेरे आग्रह पर घर के अंदर भी आए। माँ से उन्होंने ढेर सारी बातें की। हम माँ बेटी दोनों के दिलों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के बाद ही उन्होंने उस शाम विदा ली थी। अगले सप्ताह ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम दोनों साथ साथ ऑफिस की इमारत से बाहर आए। जरा सी ना नुकुर के बाद मैं उनके साथ कार में घर लौटने को राजी हो गई। कॉफ़ी पीकर घर चलेंगे, मुझसे पूछे बिना उन्होंने एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट में कार रोक दी। हमने कॉफ़ी साथ साथ पी, खूब खाया पिया भी। एक लंबे समय के बाद मैं खूब खुलकर हंसी बोली भी। उस रात मैं इस एहसास के साथ सोई कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता। मन बहुत खुश था और ये चाह बलवती थी कि ऐसे अच्छे दिन मेरी जिंदगी में आते रहने चाहिए। मेरी ये इच्छा पूरी भी हुई। कपूर साहब और मेरी उम्र में काफ़ी अंतर था। इसके बावजूद मेरे लिए वो अच्छे साबित हो रहे थे। सप्ताह में एक दो बार हम जरूर छोटी मोटी खरीदारी के लिए या खाने पीने को घूमने जाते। वो मेरे घर पर भी आ जाते। माँ की उनसे अच्छी पड़ती थी। मैं खुद को उनकी कंपनी में काफ़ी सुरक्षित वो प्रसन्न पाती। मेरे भीतर जीने का उत्साह फिर से पैदा करने में वो पूरी तरह से सफल रहे थे। फिर एक शाम सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो पहली बार मुझे अपने फ्लैट में उस शाम लेकर गए जब उनकी पत्नी दोनों बच्चों समेत मायके गई हुई थी। उन्हें ताला खोलते देख मैं हैरान तो हुई थी, पर खतरे वाली कोई बात नहीं हुई। उनकी नीयत खराब है इसका एहसास मुझे कभी नहीं हुआ था। फ्लैट के अंदर उन्होंने मेरे साथ अचानक जोर जबरदस्ती करनी शुरू की तो मुझे जोर का सदमा लगा। मैंने शोर मचाने की धमकी दी तो वो गुस्से से बिफर कर गुर्राए, इतने दिनों से मेरे पैसों पर ऐश कर रही हो तो अब सती सावित्री बनने का नाटक क्यों करती हो? कोई मैं पागल बेवकूफ हूँ जो तुम पर यूं ही खर्चा कर रहा था? उनसे निपटना मेरे लिए कठिन नहीं था, पर अकेली घर पहुंचने तक मैं ऑटो रिक्शा में लगातार आंसू बहाती रही। घर पहुंचकर भी मेरा आंसू बहना जारी रहा।
माँ ने बार बार मुझसे रोने का कारण पूछा, पर मैं उन्हें क्या बताती। रात को मुझे नींद नहीं आई। रह रह कर कपूर साहब का डायलॉग कानों में गूंजता, अब सती सावित्री बनने का नाटक क्यों कर रही हो? कोई मैं पागल बेवकूफ हूं जो तुम पर यूं ही खर्चा कर रहा था? ये सच है कि उनके साथ मेरा वक्त बड़ा अच्छा गुजरा था। अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव से मैं बहुत खुश थी, पर अब अजीब सी शर्मिंदगी व अपमान के भाव ने मन में पैदा होकर सारा स्वाद किरकिरा कर दिया था। रात भर मैं तकिया अपने आंसुओं से भिगोती रही। अगले दिन रविवार होने के कारण मैं देर तक सोई। जब आंखें खुली तो उम्मीद के खिलाफ मैंने खुद को सहज व हल्का पाया। मन ने इस स्थिति का विश्लेषण किया तो जल्दी ही कारण भी समझ आ गया। नींद आने से पहले मेरे मन ने निर्णय लिया था, मैं अब खुश रहकर जीना चाहती हूँ और जीऊँगी भी। ये नेक काम मैं अब अपने बलबूते पर करूँगी। किसी कपूर साहब, राजीव या मोहित पर निर्भर नहीं रहना मुझे। परिस्थितियों के आगे घुटने टेक कर अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर मेरी जीवन धारा अवरुद्ध हो गई थी, पर अब ऐसी स्थिति फिर नहीं बने। मेरी जिंदगी मुझे जीने के लिए मिली है। दूसरों की जिंदगी सजाने संवारने के चक्कर में अपनी जिंदगी को जीना भूल जाना मेरी भूल थी। कपूर साहब मेरी जिस नासमझी के कारण गलत फहमी का शिकार हुए हैं, उसे मैं कभी नहीं दोहराऊं। जिंदगी का गहराई से आनंद लेने से मुझे अब ना अतीत की यादें रोक पाएंगी, ना भविष्य की चिंताएं। अपने अंतर्मन में मैं इन्हीं विचारों को गहराई से प्रवेश दिलाकर नींद के आगोश में पहुंची थी। अपनी भाव दशा में आए सुखद बदलाव का कारण मैं इन्हीं सकारात्मक विचारों को मान रही थी। कुछ दिन बाद मेरे एक दूसरे सहयोगी नीरज ने मुझसे किसी बात पर शर्त लगाने की कोशिश की। मैं जानबूझकर वो शर्त हारी और उसे बढ़िया होटल में डिनर करवाया। इसके 2 दिन बाद मैं चोपड़ा और उसकी पत्नी के साथ फिल्म देखने गई। अपने दोनों सहयोगियों के टिकट मैंने ही खरीदी थी। पड़ोस में रहने वाले माथुर साहब मुझे मार्केट में अचानक मिले तो उन्हें साथ साथ कुल्फी खाने की दावत में मैंने ही दी और जिद करके पैसे भी मैंने ही दिए। मैंने अपनी रुकी हुई जीवन धारा को फिर से गतिमान करने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए थे। कपूर साहब की तरह मैं किसी दूसरे पुरुष को गलत फहमी का शिकार नहीं बनने देना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी जिंदगी में हंसी खुशी की बहार लौट आई थी। अपनों से मिले जख्मों को मैंने भुला दिया था। उदासी और निराशा का कवच टूट चुका था। हंसते मुस्कुराते और यात्रा का आनंद लेते हुए मैं जिंदगी की राह पर आगे बढ़ चली थी। मेरा जिंदगी भर साथ निभाने को कभी कोई हमराही मिल गया तो ठीक, नहीं तो उसके इंतजार में रुककर अपने अंदर शिकायत या कड़वाहट पैदा करने की फुर्सत मुझे बिल्कुल नहीं थी। तो दोस्तों, ये था अपने से धोखे मिले, उसके बाद इतनी मजबूती जीवन में आई कि वो अपने आप को पूर्ण रूप से इन सभी बातों से मुक्त कर पाई। कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने
एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।